गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य की। देखिए, अगर उद्देश्य की बात करें, अगर हम शॉर्ट टर्म कंसेप्ट में बात करें यानी बहुत ही छोटे स्तर पर बात करें, तो किसी भी संस्था का जो उद्देश्य होता है वो मेन होता है आपके पास में एफिशिएंसी, लिक्विडिटी और एफिशिएंसी, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी हो। यानी कि किसी भी संस्था का उद्देश्य क्या होता है? पर्याप्त तरलता और पर्याप्त लाभदायकता को प्राप्त करना होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई, हमने शॉर्ट टर्म्स में बात की। यानी कि एक संकीर्ण अर्थ में अगर हम बात करें तो किसी भी संस्था का उद्देश्य ये दोनों हो सकता है। ठीक है, इन दोनों को प्राप्त करना। लेकिन अगर हम इसे डिस्क्रिप्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में बात करें तो किसी भी वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य या किसी भी फर्म के उद्देश्य को हमने दो भागों में बांटा है। लाभ को अधिकतम करना यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तथा सेकंड क्या हो सकता है? संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। क्लियर है? तो अगर हम बात करें लाभ को अधिकतम करने की, तो लाभ को अधिकतम करना एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, यानी कि एक परंपरागत अवधारणा है जिसमें ये माना गया है कि जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो ये माना गया है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी कि प्रॉफिट अगर होगा तो सारे फंक्शन बिजनेस के बहुत अच्छे से हो पाएंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए माना गया है कि बिजनेस को एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट माना गया है। यानी कि जो व्यवसाय है वो क्या है? एक आर्थिक संस्था है। और जब आर्थिक संस्था है तो इसीलिए प्रॉफिट अर्निंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को अधिकतम करना, लाभ का उद्देश्य रखना एक संस्था के लिए आवश्यक होता है। तो चलिए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या होता है, प्रॉफिट रखना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, उसके इम्पॉर्टेंस के बारे में। तो फर्स्ट है, प्रॉफिट मैक्सिमिज्म इज जस्टिफाई ऑन द ग्राउंड ऑफ रैशनैलिटी, यानी लाभ अधिकतम करना एक विवेक के आधार पर उचित है। देखिए, यानी कि अगर हम एक व्यक्ति या कोई भी पर्सन है वो अपनी आर्थिक क्रियाओं को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, अगर वो बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वो अगर अच्छे से चलाना चाहता है तो वो उसके उद्देश्य को यानी लाभ के उद्देश्य को रखना चाहेगा। उसे पता है कि अगर लाभ होगा तो सारी एक्टिविटीज़ जो बिजनेस की हैं वो प्रॉपर ढंग से चल पाएगी। क्लियर है? यानी कि उसका उद्देश्य होता है उपयोगिता को बढ़ाना, यानी यूटिलिटी को इंक्रीज करना। और उस यूटिलिटी का वो मेजरमेंट जो करता है, यानी कि उपयोगिता का जो माप करता है, वो किसके बेस पे कर रहा है? प्रॉफिट के बेस पे, यानी लाभ के आधार पर। यानी कि अगर वो बिजनेस में उपयोगिता को बढ़ा, यूटिलिटी में सारी यूटिलिटी को मेजर कर रहा है, वो किससे कर रहा है? प्रॉफिट से। अगर उपयोगिता बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है कि उपयोगिता को बढ़ाने के लिए उपयोगिता को लाभ के रूप में मापा जा सकता है। ठीक है, तो उपयोगिता को बढ़ाने के लिए वो चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट है वो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है उपयोगिता को अधिकतम करना, या हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि लाभ को अधिकतम करना, क्योंकि उपयोगिता को लाभ के रूप में मापा जा सकता है। तो एक विवेक के, या हम कह सकते हैं विचार के अनुसार लाभ को अधिकतम करना उचित ठहराया जा सकेगा। सेकंड है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आर्थिक कुशलता का सूचक। देखिए, जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो अगर वो बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग करता है, बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहा है, तो वो करता है उसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बताता है। यानी कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो आर्थिक कुशलता का सूचक है। लेकिन अगर उस फर्म में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यानी कि वो फर्म लॉस में जा रही है, तो वो क्या बताएगा? इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी यानी आर्थिक अकुशलता को बताएगी। तो एक बहुत ईजी वे से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस फर्म का एफिशिएंसी है वो बढ़ रहा है और किस फर्म का एफिशिएंसी कम हो रहा है। तो उसको ईजी वे से, यानी कि बहुत आसानी से चेक करने के लिए एक इंडिकेटर का काम करता है प्रॉफिट। करते हैं थर्ड पॉइंट का, एफिशिएंट एलोकेशन, साधनों का आवंटन। साधनों का आवंटन हम लाभ के बेस पे, प्रॉफिट के बेस पे आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो कम प्रोडक्टिविटी वाला क्षेत्र है या कम प्रॉफिबिलिटी वाला क्षेत्र है, यानी कम लाभदायकता हो गया, कम उत्पादकता वाला क्षेत्र है, वहाँ से रिसोर्सेज को हटाकर हम उन रिसोर्सेज का कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिबिलिटी है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, यानी ज़्यादा उत्पादकता और ज़्यादा लाभदायकता के क्षेत्र में हम उनको रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि प्रॉफिट हमें बताता है कि कहाँ लाभ के बेस पर हमने ये डिसीजन लिया कि जहाँ पे उत्पादकता है, जहाँ पे कम हो रही है, जहाँ पे हम जो उत्पादन किया
जा रहा है उससे हमको इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा उत्पादन करने लगेंगे। तो हम जो रिसोर्सेज कम उत्पादन वाले क्षेत्र में लगे थे उनको हटाकर हम ज़्यादा उत्पादन वाले क्षेत्र में यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट वाले क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो ये जो मेजरमेंट कर रहे हैं, ये जो हम रिसोर्सेज का अलॉटमेंट कर रहे हैं या रिसोर्सेज का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किसके बेस पे कर रहे हैं, प्रॉफिट के बेस पे कर रहे हैं। तो ये प्रॉफिट है वो हमको बताता है कि कैसे साधनों का आवंटन करना है और कैसे उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना है। मेजरमेंट ऑफ सक्सेस यानी सफलता का मापक। देखिए प्रॉफिट जो है वो बिज़नेस की एक बहुत अगर उसका उद्देश्य है बिज़नेस का, वो प्रॉफिट अर्निंग माना गया है। तो आप देखते हैं कि लाभ निर्णय जो प्रॉफिट अर्निंग है वो सक्सेस का एक सबसे बड़ा मेजरमेंट होता है। यानी अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने सेलिंग को, अपनी परफॉर्मेंस में ज़्यादा एफिशिएंसी लाकर प्रॉफिट अर्निंग की जा सकती है। यानी कि हम अपने उत्पादन को अच्छे से सुधार सकते हैं, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अपनी टाइम टू टाइम अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि किस से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, हमारी जो उत्पादन की क्वालिटी है उसको करेक्शन करेंगे, अपनी सेलिंग एक्टिविटीज़ में चेंज करेंगे। तो ये किसके बेस पे हो रहा है, ये प्रॉफिट के बेस पे हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट के बेस पे हमें पता चल रहा है कि इस एक्टिविटी से हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम वो एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो उस गतिविधियों में हम क्या करते हैं, सुधार करते हैं। तो ये किसके बेस पे जजमेंट किया जा रहा है, ये प्रॉफिट के बेस पे। जब हम टाइम टू टाइम इस तरह से निर्णय लेते हैं तो बिज़नेस का सक्सेस होना बहुत ही कह सकते हैं सिंपल वे से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि हम मेजरमेंट टाइम टाइम कर रहे हैं प्रॉफिट के बेस पे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की प्रेरणा का स्रोत। यानी कि देखते हैं कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, वो फर्म अधिक ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा हमको प्रॉफिट को देखकर, उतना ज़्यादा हम एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो एफिशिएंसी से काम करने का यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट का ऑब्जेक्ट होने की वजह से ही एक कंपटीशन जो है, अच्छा हेल्दी कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, वो उत्पन्न होती है, यानी कि उसका विकास होता है। अगर ये प्रॉफिट अर्निंग का हमने नहीं रखा ऑब्जेक्ट, तो आप धीरे धीरे हमारी जो कंपटीशन है उस लेवल को ख़त्म हो जाएगा, और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट होना चाहिए देश का या जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। यानी कि हम लोग जो हैं वो मोटिवेट होकर प्रॉफिट से, बिजनेसमैन क्या करेगा, प्रॉफिट से मोटिवेट होकर अपनी सारी की सारी एफिशिएंसी अच्छे से लगाएगा ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, और साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि हेल्दी कंपटीशन हो, यानी बहुत अच्छा प्रतियोगिता का लेवल हो जिससे डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, ये सभी हो। अगर प्रॉफिट अर्निंग नहीं रखा जाएगा ऑब्जेक्ट तो सारा कंपटीशन का एंड हो जाएगा, सारे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ 5 इम्पॉर्टेंट थे जो ये बता रहा है कि प्रॉफिट अर्निंग करना कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट। अभी हमने बात किया कि प्रॉफिट अर्निंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा कि मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कुछ कंडीशन में ही फुलफिल हो सकते हैं। जैसे कि कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि जो प्रॉफिट का जो मैक्सिमम का जो उद्देश्य है वो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में हो पाएगा, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में हो पाएगा। जबकि आज के टाइम में अगर हम देखें सभी बाजारों में तो वो अपूर्ण प्रतियोगिता का एटमॉस्फेयर या अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है मार्केट में, राइट। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रॉफिट को मैक्सिमम करना या लाभ को अधिकतम करना ये पॉसिबल नहीं होगा। साथ ही अगर बात करें तो कुछ इकोनॉमिक्स ने ये भी माना है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो कनेक्ट होती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गया, गवर्नमेंट हो गया, या अगर हम बात करें समाज की, ठीक है, या कस्टमर्स की बात करें, ग्राहक की बात करें, तो ये सभी बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। तो सिर्फ लाभ को अधिकतम करना और इन लोगों की कह सकते हैं इन लोगों को इग्नोर करना ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए लाभ को अधिकतम करने का उद्देश्य की कुछ अर्थशास्त्रियों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, राइट। तो हम बात करते हैं कुछ उसके विपक्ष की बात। देखिए सबसे पहले ये माना गया है कि जो प्रॉफिट अधिकतम करना है वो बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अस्पष्ट है या बिल्कुल क्लियर नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रॉफिट अर्निंग करना बताया गया है, लेकिन कौन से प्रॉफिट को अर्निंग करना, शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट की बात की जा रही है,
या हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात की जा रही है, ग्रॉस प्रॉफिट की बात की जा रही है या नेट प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो ये क्लियर नहीं बताया गया है। यानी कि वो कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स के बिफोर की प्रॉफिट की बात की जा रही है या इंटरेस्ट और टैक्स को डिडक्ट करने के बाद यानी ईबीआईटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं बताया गया है कि कौन से प्रॉफिट की बात की जा रही है। तो लाभ को अधिकतम करना क्या अल्पकाल के लिए है या दीर्घकाल के लिए है या सकल लाभ की बात की जा रही है या नेट प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो ये क्लियर नहीं बताया गया है, राइट। साथ ही इट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा के समय मूल्य की उपेक्षा की है। देखिए सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि आज अगर हम जो भी 1 रुपया अर्निंग करते हैं, आज अगर हम 1 रुपया अर्निंग करते हैं और 1 साल के बाद जो 1 रुपया अर्निंग करेंगे, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्यों होता है कि आज का जो 1 रुपया है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू जो हमें नेक्स्ट ईयर जो 1 रुपया मिलेगा। उसका मेन रीज़न ये भी है कि 1 रुपया जो मुझे आज मिल रहा है उसको हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी उसका जब इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उससे हमें और कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में यहाँ पे बिल्कुल इसके टाइम वैल्यू की जो कैलकुलेशन है वो नहीं की गई है। यानी कि कोई लाभ है जो हमें 1 साल मिल रहा है, 2 साल मिल रहा है, 3 साल, तो यहाँ पे वो टाइम वैल्यू से उसकी कंपैरिजन नहीं किया। थर्ड पॉइंट है इग्नोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की उपेक्षा। देखिए अभी भी हमने बात की थी कि बहुत से कह सकते हैं कि कुछ पार्टीज़ होती हैं जो बिज़नेस के साथ कनेक्ट होती है, जैसे कस्टमर्स हो गया, समाज हो गया, ठीक है, और हमारे साथ में कुछ एम्प्लॉय हो गए, कर्मचारी हो गए बिज़नेस के, तो उन सब के प्रति भी एक कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिज़नेस की। तो वो बिज़नेस की अगर लाभ को उद्देश्य को अधिकतम रखने का उद्देश्य रखेगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सोशल वेलफेयर की यहाँ पे कमी की वजह से लाभ को अधिकतम करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना है तो लाभ के उद्देश्य को थोड़ा सा हमें सेक्रीफाइस करना होता है। तो ये 3 ऐसे रीज़न थे जिससे हम कह सकते हैं कि लाभ के उद्देश्य को एक पॉइंट से हमें उचित नहीं ठहराया गया है, राइट। पॉइंट की बात करते हैं संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, मैक्सिमिज्म ऑफ वेल्थ। देखिए संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने का मतलब हो गया कि हमें अपने संस्था में या कोई भी बिजनेस को उसी प्रोजेक्ट को या उसी परियोजना का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें एनपीवी को बढ़ावा मिले, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो इंक्रीज हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है उसको लेस करने के बाद एनपीवी हमारा पॉजिटिव या धनात्मक आना चाहिए। क्लियर है, यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू ये जो चीज़ हम बात कर रहे हैं ये हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग में डिस्कस किया था। तो ये वही चीज़ है कि हमें उन्हीं प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए जो जिसमें एनपीवी बढ़े। जिसमें एनपीवी बढ़ेगी तो संस्था का जो वेल्थ वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। क्लियर है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई संस्था जब इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट करती है या इक्विटी शेयर का आवंटन करती है तो वो जो इक्विटी शेयर का जो कह सकते हैं उसकी वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है बाजार मूल्य से, यानी मार्केट प्राइस से कनेक्ट होती है। तो यानी कि मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो वो उन शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टर कह सकते हैं इन्वेस्ट की हुई जो कैपिटल है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो कैपिटल बढ़ेगी यानी कि जो मार्केट प्राइस अगर बढ़ेगा तो उनकी जो विनियोजित पूंजी है वो भी बढ़ेगी। तो ये विनियोजित पूंजी बढ़ने का मेन कारण क्या होता है कि उस संस्था का वेल्थ वैल्यू यानी कि जो संपत्ति का मूल्य है वो अधिकतम होता है। तो संपत्ति का जो अधिकतम मूल्य है वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कि एक तो मार्केट में आपकी मार्केट वैल्यू बढ़नी चाहिए, आपके शेयर्स की अंशों का बाजार मूल्य है वो बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि सॉल्वेंसी जो है यानी शोधन क्षमता कंपनी की वो कैसी है। साथ ही डिविडेंड पॉलिसी है वो कंपनी की कैसी अपनाई गई है। आपकी संपत्ति जो असेट्स हैं उसकी लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, यानी कि संपत्ति की तरलता कैसी है। तो इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये आपके वेल्थ वैल्यू को बढ़ाएगा। यानी कि वेल्थ वैल्यू को बढ़ाने के लिए डिविडेंड पॉलिसी सही होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका सॉल्वेंसी जो कैपेसिटी है यानी शोधन क्षमता वो सही होनी चाहिए। असेट्स की लिक्विडिटी जो संपत्तियों की तरलता है वो सही होनी चाहिए। तो इन सब पे डिपेंड करता है कि आपके संपत्ति का मूल्य कैसा होगा, राइट। साथ ही बात करते हैं कुछ पॉइंट में।
इट इज़ क्लियर यानी स्पष्ट धारणा है। जो ये मैक्सिमम ऑफ वेल्थ है वो बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाली जो है स्थिति वो नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। यानी कि संपत्ति मूल्य अधिकतम करना एक स्पष्ट कंक्लूजन बताया गया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कैसे कैश फ्लो होगा, ठीक है, कैसे कंपनी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेगी, कैसे टाइम वैल्यू का ध्यान रखेगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इट इज़ अ क्लियर कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। जबकि हमने देखा प्रॉफिट में क्या था कि वहाँ पे कन्फ्यूजन था कि शॉर्ट टर्म का बता रहा है या लॉन्ग टर्म ग्रॉस का है या आपको बता रहा है कि नेट का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर कंसेप्ट है। सेकंड बात करते हैं कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा के समय मूल्य पर विचार। आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि हमने बात की थी एनपीवी की, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये किससे रिलेटेड होता है, ये टाइम फैक्टर से रिलेटेड होता है। हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग में इसका डिस्कस किया था कि ये किसका पार्ट है, समय कारक तत्व का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने बता दिया था कि जो मुद्रा के समय मूल्य पर ये विचार करता है। इसमें जो भी कैश फ्लो होगा, ठीक है, साथ ही साथ ये देखता है कि प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर जो प्रबंधक होगा वो अपने मेन डिसीजन ले सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू का डिस्कस किया है। तो ये समय फैक्टर को साथ में लेके चल रहा था, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमम में बिल्कुल टाइम वैल्यू को इग्नोर कर दिया था। बात करें इसके थर्ड पॉइंट की, तो वॉच इज इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सभी वर्गों का हित होता है। देखिए अगर हम बात करें कि इस सिद्धांत में जो है वो सबकी जो है वो परमिशन मिली है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वित्तीय जो भी वित्त संस्था होती है, उस वित्त संस्था से लेकर उसके जो ऑनर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, जो सोशल सेक्टर है, उन सबके प्रॉफिट का, उन सबके हित का ध्यान में रखकर ये उद्देश्य पूरा किया जाता है, राइट। यानी कर्मचारी हो गए, लेबर हो गए, उन सबका ध्यान रखा जाता है इस कंसेप्ट में। देखिए डायरेक्ट फॉर क्लियर डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति के लिए स्पष्ट है। देखिए यहाँ पे अभी हमने बात की थी कि वेल्थ वैल्यू तभी बढ़ती है जब आपकी कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी सफिशिएंट हो, और डिविडेंड पॉलिसी का भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्टली 3 टाइप्स जो होती हैं डिविडेंड पॉलिसी होती हैं। आप एक देखते हैं कि लिबरल होती हैं, एक बहुत स्ट्रिक्ट होती है, एक स्टेबल होती हैं। तो यहाँ पे अगर संस्था है वो सुदृढ़ लाभांश नीति यानी कि स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को अगर अपनाती हैं, जिससे आप देखते हैं कि शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न प्राप्त होता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर जब खुश होते हैं या शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न मिलता है तो मार्केट प्राइस है वो ऑलरेडी जो हमारी है वो इम्प्रूव होती हैं। कंसिडर ऑफ रिस्क फैक्टर यानी कि जोखिम तत्वों पर विचार। देखिए ये कंसेप्ट क्या करता है, ये जो आपका वेल्थ वैल्यू मैक्सिमम है, ये सिद्धांत बताता है जोखिम तत्व जो भी होते हैं, रिस्क फैक्टर, कि हम जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी विनियोग से संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उसके लिए ये हमें बताता है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर रहेंगे, उनका एनालाइज करना है, देन आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना एक बहुत ज़्यादा कह सकते हैं संस्था के लिए फायदेमंद होता है। क्लियर है। कहते हैं फंक्शन ऑफ अचीव वेल्थ मैक्सिमिज्म यानी संपत्ति के मूल्य को अधिकतम प्राप्त करने संबंधी कार्य। अभी हमने देखा कि वेल्थ मैक्सिमिज्म कितना इम्पॉर्टेंट है, तो किसी भी संस्था को ऐसे क्या कार्य करने चाहिए ताकि वो अपने वेल्थ मैक्सिमिज्म को यानी संपत्ति के मूल्य को बढ़ा पाए। तो देखिए फर्स्ट है अवॉइड हाई लेवल ऑफ रिस्क, ऊंचे स्तर की जोखिम से बचा जाए। अगर कोई कंपनी है वो लंबे समय के लिए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उनको अपनी रिस्क का एनालाइज कर लेना चाहिए, उन्हें उसी प्रोजेक्ट को चुनना चाहिए जिसमें रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्योंकि हाई लेवल ऑफ रिस्क जो है वो कंपनी को लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए समस्या से आप कह सकते हैं समस्या से जोड़ सकता है या समस्या से घेर सकता है, राइट। बात करते हैं रिडक्शन इन कॉस्ट, लागत में कमी। संस्था को अपनी जो कैपिटल की कॉस्ट होती है उसे कम करना चाहिए, यानी कि जो भी सोर्सेज हैं उसे मिनिमम कॉस्ट पर प्राप्त करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम आए। जितनी ज़्यादा कॉस्ट कम आएगी उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट होगा इंस्टीट्यूट को। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, लाभांश का भुगतान। किसी भी संस्था को अपने डिविडेंड का जो
पेमेंट है वो टाइम टू टाइम करना चाहिए। अगर संस्था नई है, एकदम न्यू है, तो बिल्कुल उसको स्टार्टिंग में कम डिविडेंड अलॉटमेंट करना चाहिए ताकि वो अपनी ग्रोथ है वो बढ़ा पाए या डेवलपमेंट कर पाए। लेकिन जैसे जैसे संस्था पुरानी होती जाती है उसे अपने डिविडेंड को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड को बढ़ाने से शेयर होल्डर है वो ज़्यादा हमें क्या कह सकते हैं बेनिफिट संस्था को मिल सकता है। तो यानी कि किसी भी संस्था को अपने स्टार्टिंग में जो है लोअर रेट पे डिविडेंड दे देना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे फर्म अपनी मैच्योरिटी या बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए तो उसे अपने लाभांश की जो रेट है उसको ग्रोथ कर देना चाहिए। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़रूर अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी में हो सकता है। तो और साथ ही साथ फर्म का जो मार्केट प्राइस होगा वो भी बढ़ेगा और साथ में कंपनी की जो गुडविल है वो भी इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखिएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि कंपनी को अपनी डिविडेंड पॉलिसी है वो अपनाते समय जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वेल्थ मैक्सिमलिज्म के जो ऑब्जेक्ट है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। फोर्थ है ग्रोथ यानी कि विकास। देखिए, एक फर्म को अपने वर्तमान मूल्य को अधिकतम करने के लिए अपने जो सेल्स है या प्रॉफिट है उसमें वृद्धि करनी होती है। इसे विकास और विस्तार की योजनाएं बनाकर कह सकते हैं लागू करनी चाहिए। कोई भी संस्था या तो विकास करती है या फिर वो अपने कह सकते हैं कोई भी संस्था जो होगी या तो वो अपना डेवलपमेंट करेगी, विकास करेगी, या जो संस्था है वो बिल्कुल पुराने कंसेप्ट से चलेगी। तो जो संस्था अपने फर्म के लिए हमेशा डेवलपमेंट के बारे में सोचती है या फिर उसके लिए एक्टिव रहती है, तो वो संस्था है वो वेल्थ मैक्सिमम के उद्देश्य को जल्दी से रिसीव कर पाती हैं। यानी कि जो संस्था विकास के कार्य को सोचेगी वो वेल्थ मैक्सिमम के उद्देश्य को ज़्यादा जल्दी से प्राप्त करेगी। टू मेंटेन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, अंशों के बाजार मूल्य को बनाए रखना। देखिए, जो प्रबंध फर्म की संपदा के मूल्य को अधिकतम करना चाहते हैं उसका ये मेन ऑब्जेक्ट होता है कि फर्म के जो शेयर्स होते हैं उनके बाजार मूल्य को एक ऊंचे स्तर पर या कह सकते हैं हाई लेवल पर बनाए रखना। क्लियर है? यानी कि वित्तीय प्रबंध के उपक्रम को ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट प्राइस है वो सही स्टेबल है, वो बने रहें या बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ पे जाएं। तो ये जो जाना डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है संस्था की खुद के स्ट्रक्चर पे कि संस्था जो है वो हमेशा विकास के लिए तत्पर रहती है, उसकी डिविडेंड पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, वो ज़्यादा हाई लेवल ऑफ रिस्क के प्रोजेक्ट को नहीं लेना चाहिए। तो इससे जो मेंटेन रहता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वो मार्केट में आराम से रहता है। तो देखिए, ये दोनों उद्देश्य हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट मैक्सिमलिज्म और आपका वेल्थ मैक्सिमलिज्म। तो देखिए, वेल्थ मैक्सिमलिज्म ये है कि ये संस्था को ज़्यादा हित में होता है क्योंकि ये सभी पार्टीज़ के बारे में सोच के कह सकते हैं इसमें उद्देश्य पूरा किया जाता है। ओके।